कोई भी प्रोजेक्ट जब हम स्टार्ट करने जाते हैं तो सबसे पहला उसमें जो हम लोग असेसमेंट करते हैं कि क्या इस प्रोजेक्ट के लिए ये टेक्निकली, फाइनेंशियली और मार्केटिंग वाइज इज़ इट अ गुड वेंचर। और ये असेसमेंट किसी भी, आप एज ए एंटरप्रेन्योर या एज ए इन्वेस्टर या एज ए बैंकर, ये असेसमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि क्या हम जो भी प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं इसके लिए विच इज़ द राइट टेक्नोलॉजी। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, बिकॉज द ड्राइविंग फोर्स इज़ ऑलवेज टेक्नोलॉजी। मार्केट में कोई भी आप इंडस्ट्री देख लें, उसमें मल्टीपल टेक्नोलॉजीज काम करती हैं। और ये जो जो भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, प्रमोटर्स होते हैं, उनकी पहली ड्यूटी बन जाती है एक अच्छी टेक्नोलॉजी को सिलेक्ट करना। जो मैंने इंडिया में देखा है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा सेटबैक है कि अगर कोई बोले कि मैं जर्मन टेक्नोलॉजी है या अमेरिकन टेक्नोलॉजी है तो उनको लगता है कि ये शायद इंडिया से अच्छी होगी। बट अगर बायोफ्यूल इंडस्ट्री का पिछले 24 साल का एक्सपीरियंस वो मैं शेयर करूं कि जो टेक्नोलॉजीज़ यूरोप में, यूएस में चलती हैं वो इंडिया में आके उतने सक्सेसफुली नहीं चल पाती। रीज़न बीइंग कि इस टेक्नोलॉजी की जो ऑपरेटिंग कंडीशंस हैं वो सब डिफरेंट हैं। इंडिया में तो हम पूरे इंडिया में घूम ले तो हर स्टेट के अंदर, हर लोकेशन पे अलग अलग कंडीशंस क्रिएट होती हैं। सो टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी स्टडी करना सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी प्रोजेक्ट का। इसके लिए हम सबसे पहले इवेल्युएट करते हैं कि विच इज़ द राइट टेक्नोलॉजी, बेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर यू फॉर डूइंग दिस प्रोजेक्ट। नंबर 2, उसके बाद आ जाता है कि इसके अंदर जो हमने प्रोडक्ट बनाना है इसके लिए रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, और फिर इसका जो माल बनेगा वो बिकेगा कहाँ पे जाके। सो इस फिजिबिलिटी स्टडी का पार्ट हो गया कि गुड टेक्नोलॉजी, फिर उस टेक्नोलॉजी को फुलफ़िल करने के लिए कहाँ से रॉ मटेरियल आएगा, और फिर उस रॉ मटेरियल से जो प्रोडक्ट बन गया, हमारा सीवीजी बन गया, उसको हमने आगे जाके बेचना कहाँ पे है। सो इससे टेक्निकल और मार्केटिंग फिजिबिलिटी हो गई। फिर इसके अंदर आ जाता है फाइनेंशियल फिजिबिलिटी कि जो हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं कि पूरे प्रोजेक्ट को बनाने के लिए लगाने में आज कितनी कैपिटल कॉस्ट आएगी, कितनी ऑपरेशनल कॉस्ट आएगी, और उसके बाद कितना इसके अंदर एबिटा मार्जिन आता है। एज ए इन्वेस्टर जब हम लोग इवेल्युएट करते हैं तो हम ये इवेल्युएट करते हैं कि उसकी सेल्स रेवेन्यू माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट, जो निकालने के बाद जो पैसे बचते हैं, इसको बोलते हैं एबिटा मार्जिन। एबिटा इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, टैक्सेस एंड अमोर्टाइजेशन। सो ये एक बहुत ही अच्छा फैक्टर होता है हमको ये कंसीडर करने के लिए कि प्रोजेक्ट कितना फाइनेंशियली वायबल है। अब ये फाइनेंशियल वायबिलिटी को हमने कैलकुलेट कर लिया, TFR स्टडी कर ली, और जितना एफिशिएंटली आप ये प्री असेसमेंट कर लेते हैं उतना इजी हो जाएगा फ्यूचर में इस प्रोजेक्ट की डिज़ाइन इंजीनियरिंग करने के लिए या बैंकर के पास या इन्वेस्टर्स के पास जाने के लिए इन फिगर्स को लेके। सो TFR इज़ अ वे फॉरवर्ड to start any new venture, whether it is a greenfield project or a brownfield project, for startup, for entrepreneur, for banker or investor. Everybody needs a well-designed, documented techno-economic feasibility study to move forward. तो किसी भी प्रोजेक्ट को करने के लिए हमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि हमारा रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा। अब आज हम इसी की बात कर लें बायो CNG प्रोजेक्ट की, कि इसके अंदर हमें रॉ मटेरियल, अभी मोस्टली लोग जो प्रोजेक्ट्स को डिज़ाइन करते हैं वो डिज़ाइन करते हैं सिंगल फीड स्टॉक के बेस पे, कि मार्केट में अभी बहुत ज़्यादा चलता है कि भाई पैडी स्टबल जो है वो बहुत एबंडेंस में है, उसको आग लगाई जाती है, उससे पॉल्यूशन हो रहा है, और उससे हम CNG बना लें तो इट इज़ ए गोल्ड माइन। सो इस तरीके से बहुत सारे लोग प्रोजेक्ट की लोकेशन ढूंढ लेते हैं कि जहाँ पे पैडी की अवेलेबिलिटी हो। फिर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कहते हैं म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट होता है, जिसके अंदर बहुत सारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, यहाँ पे हम इसका CNG का प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। सो सबसे पहला जो रिस्क कह लें कि हमें रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, इसको इवेल्युएट करना
अपनी स्टडी के अंदर। पहला रिस्क होता है कि रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी 365 डेज 24 आवर्स अ डे। So that is the first risk assessment that we have to do. Then second things comes कि जो हमने प्रोडक्ट बनाया क्या वो बिक जाएगा। बिकॉज अभी मार्केट में हम कोई भी इंडस्ट्री देख लें, उस इंडस्ट्री में ऑलरेडी पहले हज़ारों लाखों प्लेयर्स होते हैं। वहाँ पे सबसे बड़ा रिस्क ये दिखाई पड़ता है कि क्या ये जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं ये मार्केट में बिक पाएगा। ये उसको हम दूसरा रिस्क मानते हैं। और तीसरा रिस्क ये होता है कि क्या हम ये पूरे प्रोजेक्ट के अंदर एक राइट पेबैक पीरियड करके हम इसमें जो भी फाइनेंस रेज कर रहे हैं, चाहे बैंक से चाहे इन्वेस्टर से, क्या हम उसको वापस पे ऑफ कर पाएंगे। देर आर 3 रिस्क बेसिकली। फर्स्ट इज़ द प्रोडक्शन रिस्क, रॉ मटेरियल मिलेगा, राइट टेक्नोलॉजी से हम उसे एक प्रॉपर एंड प्रोडक्ट बना पाएंगे। दूसरा, क्या वो प्रोडक्ट आगे मार्केट में बिक पाएगा। और तीसरा, क्या हम उसको इतना एफिशिएंटली ऑपरेट कर पाएंगे कि ऑपरेटिंग कॉस्ट लो रहें और हम लोग इसमें जो भी हमने आज पैसे रेस किए हैं इन्वेस्टर से, बैंकर से, फाइनेंसर से या अपने खुद के पैसे, वो हमारे कितने साल में वापस आ पाएंगे। तो ये मेजर रिस्क होते हैं जो हम असेस करते हैं कोई भी प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करने से पहले।